ये सुनकर काव्या के शरीर पर जख्मों के निशान हैं। दक्ष और बंदिश के गुस्से के कारण मुठ्ठियां बंद हो जाती हैं और उनकी आंखों में खून उतर जाता है। यही हाल कुछ राजन का भी था। जब वो सुनता है कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, पहले तो वो कुछ समझता नहीं, लेकिन जब उसकी समझ में आता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। तभी दक्ष शांत होकर डॉक्टर से कहता है, वो बच्ची ठीक है? तो डॉक्टर कहती है, हाँ बच्ची पूरी तरह से ठीक है, बस थोड़ी कमजोर है, थोड़े दिन उसकी देखभाल करने की जरूरत है। डॉक्टर के इतना कहते ही सब डॉक्टर की तरफ देखते हैं। दादाजी डॉक्टर की तरफ देखकर कहते हैं, तुम किस बच्ची की बात कर रहे हो? वहां पर बंदिश आकर कहता है, दादाजी वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले आप पिताजी से मिल लीजिए। बंदिश अपने दादाजी को लेकर अपने पिताजी के बेड के पास जाता है और डॉक्टर से पूछता है, इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा, लेकिन क्या इस ड्रग्स के कोई साइड इफेक्ट भी हैं? इन्हें कोई भी परेशानी हो सकती है? डॉक्टर कहते हैं, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये ड्रग्स इंसान को कमजोर बनाती है, उसके शरीर में जान नहीं रहती और इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। अब ये तो आपके पिताजी के उठने के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें किस हद तक टॉर्चर किया है या इस ड्रग्स ने नुकसान पहुंचाया है, उन्हें किस किस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब तक आपके पिताजी को होश नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर बंदिश को देखकर कहता है, ठीक है, मुझे मेरे पिताजी सही सलामत चाहिए। अगर उनकी सेहत के लिए आपको जो कुछ भी मंगवाना हो आप मंगवा सकते हैं। अगर बाहर से कोई डॉक्टर बुलाना है तो वो भी बुला सकते हैं। डॉक्टर बंदिश की तरफ देख कर कहते हैं, पहले उन्हें होश आने दीजिए, हम उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं। बंदिश अपनी माँ के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहते हैं, उन्हें ये ड्रग्स थोड़ी कम मात्रा में दी गई है, लेकिन शायद उनकी विल पावर कमजोर है, इस ड्रग्स का असर सहन नहीं कर पा रही। ये सुनकर दक्ष, बंदिश और दादाजी सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बंदिश डॉक्टर के पास आकर कहता है, मुझे नहीं पता, कुछ भी कीजिए, मेरी माँ पिताजी बिल्कुल सही होने चाहिए। डॉक्टर बंदिश की डरावनी आवाज सुनकर अंदर तक डर जाता है और डरते हुए बंदिश से कहता है, मेरा यकीन मानिए बॉस, उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर वो कोमा में भी जाएंगे तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, जल्दी, क्योंकि हम अब उनकी बॉडी का पूरा ख्याल रख रहे हैं, जिससे उनको ऐसे ड्रग्स से लड़ने में आसानी होगी। आप ज्यादा परेशान मत होइए। ये कहकर डॉक्टर वापस बंदिश की माँ के पास जाकर उन्हें ट्रीट करने लगते हैं। नर्स को कुछ समझाकर वो वहां से लैब की तरफ चले जाते हैं। दादाजी जब से अपने बेटे के पास बैठे थे, तभी बंदिश अपने दादाजी के पास आकर उनसे कहता है, दादाजी आप ज्यादा परेशान मत हो, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा, आप अंदर चलिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और जब पिताजी उठेंगे उन्हें लगेगा कि हमने आपका ख्याल नहीं रखा। दादाजी बंदिश को देखते हैं और कहते हैं, लेकिन मेरा अंदर भी मन नहीं लगेगा। दक्ष अपने दादाजी को उठाता है और कहता है, चलिए दादाजी, अभी आपने कुछ खाया भी नहीं है, थोड़ा कुछ खाकर दवाई ले लीजिए, उसके बाद आप दोबारा यहाँ आ जाइए। इतना कहकर दक्ष दादाजी को वहां से अंदर ले जाने के लिए उठाता है और उन्हें अंदर लेकर जाता है। तभी वो काव्या की तरफ देखता है, जो एक साइड डरी सहमी खड़ी हुई थी। काव्या का नाम सुनते ही दादाजी को याद आता है
कि यहाँ पर काव्या भी है। फिर वो काव्या की तरफ देखते हैं। काव्या की हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। काव्या के पास जाते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। दादाजी के गले लगाने से काव्या अपने आप को रोक नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाज से सब परेशान होते हैं। दक्ष वहां आकर सबको घर के अंदर ले जाता है। यहाँ पर डॉक्टर को डिस्टर्ब होगा। काव्या भी अपने दादाजी से अलग होकर अपने आंसू साफ करती है और दादा के साथ अंदर जाती है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो उसकी तरफ जाती है और उसे अपनी गोद में लेकर अंदर चली जाती है। ये देखकर वहां खड़ा राजन हैरानी से काव्या की तरफ देखता है। फिर बंदिश की तरफ देखकर कहता है, बंदिश उसकी नजरों में उमड़ रहे सवाल को समझ जाता है। फिर वो राजन को देखता है और उसे घर के अंदर जाने के लिए कहता है। राजन बंदिश से कहता है, मुझे सब कुछ जानना है। ये सुनकर बंदिश उसकी तरफ देखकर कहता है, चलो घर चलते हैं, उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि बंदिश राजन के दिल की परेशानी समझ रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि राजन काव्या को पसंद करता है और इससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। सब राजन को अपना बेटा समझते थे और सबका यही मानना था कि काव्या राजन के साथ खुश रहेगी, क्योंकि राजन बहुत अच्छा लड़का था और बंदिश भी राजन को अपने भाई की तरह समझता था। उसे भी उनके रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन बंदिश राजन की फीलिंग समझ रहा था कि वो काव्या को इस हालत में देखकर, उसे एक बच्चे के साथ देखकर राजन के दिल पर क्या बीत रही होगी। इसीलिए वो उसे घर के अंदर चलने के लिए कहता है, ताकि वो आराम से उसे सारी बातें समझा सके, क्योंकि अभी बहुत बातें ऐसी थी जो बंदिश को भी नहीं पता थी, बंदिश के लिए भी जानना जरूरी थी। इसीलिए वो उसे घर के अंदर लेकर जाता है। घर में जाने के बाद सब लोग लिविंग रूम में आकर बैठ जाते हैं। दादाजी कब से काव्या और उस बच्चे को देख रहे थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा किसका है। दक्ष भी अपने दादाजी की नजरों को देखकर समझ जाता है कि दादा के मन में क्या चल रहा है। तभी वहां पर बंदिश और राजन भी आते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। बंदिश काव्या के पास जाकर उसके सोफे पर बैठ जाता है और उसके सर पर हाथ रख कर कहता है, मुझे सब कुछ जानना है, तुम्हारे साथ क्या हुआ। इतना कहकर वो चुप हो जाता है, लेकिन काव्या बंदिश की बात समझ जाती है। वो पहले बंदिश को देखती और फिर उसकी आंखों में पानी आ जाता है। बंदिश उसकी आंखों को पोंछते हुए कहता है, मुझे सब कुछ जानना है, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे गुस्से को, मैं कल से शांत बैठा हूँ सिर्फ सच्चाई जानने के लिए। काव्या बंदिश की तरफ देख कर कहती है। दूसरी तरफ गोवा में होटल के एक रूम में एक लड़का एक लड़की को बुरी तरह से किस कर रहा है। वो लड़की बार बार उस लड़के से कह रही है, प्लीज थोड़ा आराम से करिए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन वो लड़का उसकी एक नहीं सुनता और उसे गुस्से से देखता है। फिर कहता है, कॉन्सेंट्रेट करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर वो दोबारा से उसके साथ फिर से वही करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसके सारे कपड़े उतार कर उसके गर्दन पर किस करता है। धीरे धीरे फिर उसके पूरे बदन को किस करने लगता है। थोड़ी देर में उस रूम में जोर जोर से उस लड़की के करहाने की, सांसों की आवाजें आने लगती हैं। उन आवाज को सुनते हुए वो लड़का और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के साथ इंटीमेट होने लगता है।
जब वो लड़का उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था तभी उस लड़के का फ़ोन बजता है। पहले तो वो फ़ोन को इग्नोर कर देता है, लेकिन जब बार बार फ़ोन बजता रहता है तो वो गुस्से में अपना फ़ोन उठाता है। देखता है ये उसके असिस्टेंट का फ़ोन है। वो गुस्से में अपना फ़ोन उठाकर कहता है, क्या हुआ है, कौन सी आफत आ गई जो तुम थोड़ी देर के लिए नहीं रुक सकते? अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं बिजी हूँ। अपने बॉस की ऐसी गुस्से वाली आवाज़ सुनकर एक पल को वो असिस्टेंट डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके कहता है, सर बहुत ज़रूरी है, एक बार सुन लीजिए। लड़का बोलता है, बोलो। तो असिस्टेंट उससे कहता है, पुणे वाली बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया, ये यहाँ सब कुछ जलकर राख हो गया है। ये सुनते ही उस लड़के के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा से फ़ोन उठाकर थोड़ा शांत करता है और उससे कहता है, ये कैसे हो सकता है, वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं जो अपने आप ब्लास्ट हो जाए। सही सही बताओ मुझे क्या हुआ है। तभी वो असिस्टेंट डरते हुए कहता है, सर वो यहाँ तक आए थे और उन लोगों को ढूंढ ले गए और जाते टाइम उन लोगों ने बिल्डिंग में ब्लास्ट किया है। ये सुनते ही उस आदमी का गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि पास में बैठी लड़की भी डर जाती है और बेड के पीछे होकर बैठ जाती है। तभी वो आदमी जोर से चिल्लाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राघव ठाकुर हार नहीं सकता। जरूर हमारे साथ किसी ने धोखा किया है। उनको वहां का एड्रेस किसने बताया? वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये सुनकर उसका असिस्टेंट भी डर जाता है। फिर वो हकलाते हुए कहता है, सर मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आधे घंटे पहले ही मुझे खबर मिली है, वहां पर सब कुछ जलकर राख हो गया और उन सब को छुड़ा कर ले गए हैं। ये सुनने के बाद राघव ठाकुर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे वो सब किसी भी हाल में वापस चाहिए। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक पता करो हमारे साथ किसने धोखा किया, और अगर किसी ने धोखा नहीं किया तो उन तक ये खबर कैसे पहुँच गई। मैंने सबको वहाँ पर रखा हुआ है। ये कहकर वो गुस्से में फ़ोन काट देता है, वहीं टेबल पर पटक देता है और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर जोर जोर से सांसें लेने लगता है। वो लड़की उसको ऐसे डरावनी हंसी की आवाज़ सुनकर बुरी तरह डर जाती है, लेकिन इससे राघव ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसते हुए कहता है, बंदिश चौहान, आखिर तुम मुझ तक पहुंच ही गए। कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया तो दोबारा भी मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। और अब तो मुझे सुनने में आया है कि तुम इतने खतरनाक भी नहीं रहे जितना पहले थे, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आएगा जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी उस लाडली बहन के साथ मैंने खूब मज़े किए हैं, यहाँ तक कि अब तो उसके पास मेरा बच्चा भी है। मैं देखना चाहता हूँ जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चलेगी तो तुम अपने आप को कैसे कंट्रोल करोगे। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो थोड़ी देर में शांत होता है और अपने पीछे मुड़कर उस लड़की को देखता है जो एक कोने में चादर में लिपटी हुई थी। उस लड़की की तरफ देखकर उसे कहता है, तुम्हें किसने कहा मुझसे दूर जाने के लिए? अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ। ये कहने के बाद वो उस लड़की के पैरों को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसकी चादर को एक साइड हटा देता है। फिर उस लड़की के ऊपर आकर उसे दोबारा से टॉर्चर करने लगता है। अब की बार और भी ज़्यादा रफ हो जाता है, जिससे उस लड़की को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए वो चुपचाप ऐसे ही लेटी रहती है। लेकिन उसके
चुप होने के बाद तो राघव ठाकुर को और भी गुस्सा आता है और वो उसकी चेस्ट को काट लेता है और उसे कहता है, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ और भी बुरा कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो और भी बुरी तरीके से किस करता है, साथ साथ उसे बाइट भी करता है। उसके टॉर्चर के बाद वो लड़की अब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लग गई, क्योंकि अब उसे बहुत दर्द हो रहा था और उस राघव ठाकुर ने उसे हिलने तक की जगह नहीं दी। उसके साथ बुरी तरह से इंटीमेट होता रहा। कोई 2 घंटे बाद वो उसे छोड़ता है और वॉशरूम जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। शावर के नीचे खड़ा होने के बाद वो बंदिश के बारे में सोचने लगता है और अपने आप से ही कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर आता है और कपड़े पहनकर अपना फ़ोन उठाता है और अपने बॉडीगार्ड को गाड़ी निकालने के लिए कहता है। वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो बेड की तरफ मुड़कर उस लड़की को देखता है। वो लड़की बेजान सी बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी बस हल्की हल्की आंखें खुली थी और उसके पास जाकर उसके गालों को थपथपाता है। उसे कहता है, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारी वजह से मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाया। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकाल कर वहाँ रख देता है और अपने एक आदमी को डॉक्टर बुलाने के लिए कहता है। इतना करने के बाद वो उस रूम से चला जाता है। उसके उस रूम से जाने के बाद वो लड़की किसी तरह हिम्मत करके बेड पर बैठ जाती है और अपना फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज करती है, आपका काम हो गया। वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकला है और वापस उस बेड पर लेट जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को